राकेश जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान ये बड़ी खबर आई कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, किस तरह से हथियार लेकर वहां लोग पहुंचे थे और उसके बाद वहां से हथियार छोड़कर भाग गए हैं, ये अपने आप में दिखाती है चुनाव प्रचार के दौरान इतना बड़ा हमला हैरान करता है। के माध्यम से ही मुझे भी ये जानकारी मिली है और वास्तविकता में ये घटना अगर जिस तरह की बताई जा रही है, अगर गोलियां चली हैं तो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और मैं प्रशासन से अपेक्षा करूंगा कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। जिन लोगों ने भी इस तरह की गोलीबारी करने का काम किया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मैं ये लोकतंत्र में किसी भी इस तरह के हमले की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी की भी बात से आप नाखुशी जाहिर कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की कोई अगर कदम उठाने का काम करता है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसकी तीव्र शब्दों में हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जी राकेश जी, हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे गौरव जी आपको खबर मिली होगी कि असदुद्दीन ओवैसी की काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि किस तरह हथियार लेकर पहुंचे थे लोग और वहां पर हथियार छोड़कर भागे। तस्वीरें ट्वीट की उन्होंने। देखिए, जो अभी खबर आई है कि असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है, लोकतंत्र में इस तरह के हमले की कोई जगह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे विरोधी जरूर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने सुनिश्चित किया है कि उनको चोट नहीं लगी है और ना जो है क्या कहते हैं, उनपे जो हमला करना चाहते थे उनके मंसूबे कामयाब हुए हैं। ये एक अच्छी बात है और क्योंकि चुनाव का माहौल है, ये सुनिश्चित करना कि कौन लोग हैं जो लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं इस तरह से, ये निर्वाचन आयोग का भी काम है और हमें यकीन है कि जो भी अपराधी हैं ये जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। गौरव जी, आपने एक बड़ी बात कही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह के हमले की निंदा और इस तरह के हमले के खिलाफ हर राजनीतिक दल खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान हथियार लेकर लोग पहुंच गए एक नेता पर हमला करने के लिए, यह अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि वहां कोई भी नेता हो सकता था, ओवैसी जी के अलावा कोई भी नेता। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये हमला किसी पे भी हो ये चिंताजनक है, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो। सिद्धार्थनाथ सिंह जी के ऊपर भी इसी तरह का एक व्यक्ति षड्यंत्र करने जा रहा था जो पकड़ा गया है, आज ही की खबर हो, तो वो भी उतना ही चिंताजनक है। और हम सब जानते हैं कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही पुलिस और प्रशासन काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका उचित स्थान जेल की सलाखों के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे वही बात राकेश जी ने थोड़ी देर पहले कही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह होती है, लेकिन जिस तरह का हमला हुआ है उस हमले का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जो कि प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 राउंड गोलीबारी हुई है, 4 राउंड गोलियां बरसाई गई। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई। ये तस्वीरें जो उन्होंने खुद ट्वीट करी हैं और कहा कि किस तरह से वहां पर लोग हथियार छोड़कर भाग गए। यहाँ पर तस्वीरें उन्होंने खुद प्रत्यक्ष ट्वीट करी। सुबह हमसे बात की थी असदुद्दीन ओवैसी ने, आज सुबह रिपब्लिक भारत से बात की थी जब वो चुनाव प्रचार में उतरे थे, और किस तरह से हमले की पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमले की पहली तस्वीर डासना टोल के पास ये फायरिंग हुई है, प्रचार से निकले थे और किस तरह उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर वहां पर गोलियां बरसाई गई। उन्होंने तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने कहा कि उस तस्वीर और उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में जो गोलियां चलाई गई वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करी हैं और कहा कि 3-4 लोग आए थे, सबके सब भाग गए, हथियार वहीं छोड़ गए, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला हूं, हम सब महफूज हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। आप सोचिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ, 4 राउंड गोलियां वहां पर चलाई गई, वो वहां से निकले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पर आए, फायरिंग की और किस तरह से हथियार वहां छोड़कर भाग गए। यानी सीधे सीधे ये मामला तफ्तीश का बनता है और किस तरह से किसने असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाई, किसके निशाने पर ओवैसी थे। इस चुनाव प्रचार में ओवैसी उतरे हुए हैं, और वहां पर किस तरह से चुनाव प्रचार में लोग उतरे हुए हैं, नेता उतर रहे हैं, लेकिन उस तरफ
मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी बने हुए हैं, लेकिन मेरे साथ ही साथ जितेंद्र त्रिपाठी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र जी, ओवैसी साहब राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके, जैसा राकेश जी ने भी कहा, लेकिन जिस तरह की गोलीबारी हुई उन्होंने खुद तस्वीरें ट्वीट की हैं। चुनाव प्रचार में इस तरह की तस्वीरों की कोई जगह नहीं है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी को मेरी आवाज आ रही है? घटना कोई करेगा इसको कोई भी स्वागत नहीं करेगा, सब इसकी निंदा करेंगे हम। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव होता है। निश्चित रूप से जो ऐसे एंटी एलिमेंट्स हैं इन्होंने ये उत्सव में खलल डालने की कोशिश की है। ओवैसी जी से किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटना की हमेशा निंदा की जाएगी, निंदा की जानी चाहिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो उनकी जान बच गई है, वो सुरक्षित है, और मैं चाहता हूँ कि वो और सुरक्षित रहें और चुनाव लड़ें। लेकिन इस जो घटना हुई है इसमें जरूर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है, और इस पर मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, सही समय नहीं है। ईश्वर करे वो स्वस्थ रहें, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मुझे जितेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है पीसीआर, अगर मैं अपने मेहमानों को सुन पाऊं, क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। राकेश त्रिपाठी जी हैं, अवनीश अवस्थी साहब है, रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के प्रवक्ता है। बड़ी तस्वीरें हम लगातार असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की दिखा रहे हैं। आज सुबह रिपब्लिक भारत से उन्होंने बात की थी और एक बार फिर रिपब्लिक भारत असदुद्दीन ओवैसी से बात करने की कोशिश कर रहा है इस हमले के बाद, क्योंकि उनके काफिले पर यह हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं और कहा है कि किस तरह से वो वहां से निकल गए हैं। लेकिन ये अपने आप में सवाल उठा रहा है कि किस तरह उनके काफिले पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। कौन थे जो असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चला रहे थे, कौन थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया था, ये अपने आप में जांच का विषय है। मैं एक बार अवनीश अवस्थी जी आपसे भी पूछ रही हूँ, रोहित अग्रवाल जी है, पहले उनके पास चली जाती हूँ। रोहित जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, हम कह सकते हैं अपने चरम पर है, क्योंकि अब जल्द ही पहला चरण वोटिंग का भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले ओवैसी साहब की गाड़ी पर यह हमला, ये अपने आप में कई सवाल छोड़कर जा रहा है। रोहित अग्रवाल जी, देखिए सुचारिता जी, पूरी तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण हमला है। ओवैसी साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये पूरी तरीके से कायरताना किसी की साजिश है, और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके बाद अगर यहाँ पे एक सांसद अगर सुरक्षित नहीं है, अगर वो चुनाव प्रचार के लिए दूसरे प्रदेश से आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके का हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल रही है। अभी गौरव भाटिया आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर भी आज हमला हुआ है। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। हम सब ने देखा किस तरीके से मथुरा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका जो प्रतिनिधि था, उसकी हत्या कर दी गई। ओवैसी जी के ऊपर आप बताइए हमला हो रहा है। ओवैसी जी एक सांसद है, सांसद होने के नाते वो पूरे देश के अंदर कहीं भी मुझे लगता है घूम सकते हैं। उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उनके ऊपर हमला होता है, तो ये शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी ये दुख का विषय है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको तुरंत जेल में भिजवाना चाहिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो बच गए ओवैसी जी। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई होती तो आप सोचिए कि एक लीडर जो बाहर के प्रदेश से यहाँ पे आ रहा है चुनाव प्रचार करने, जो बात हमारे लिए कितना दुखद होता, हमारे लिए कितना शर्मनाक होता उत्तर प्रदेश के लिए ये। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और वो जांच जो है आप सीधे सीधे राकेश त्रिपाठी जी से पूछ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, जो असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं। दूसरी कार में बैठकर घटनास्थल से वहां से रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हमला हुआ। उसके बाद वहां पर देखिए गाड़ियों का जो काफिला है, ये ओवैसी की गाड़ियों का, उनके पूरे काफिले की ये तस्वीरें हैं। कई गाड़ियां उस काफिले में थी और उसके बाद वहां पर 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद वो वहां से निकले हैं। और ये तस्वीरें पहली तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से वहां पर काफिले अपनी गाड़ी छोड़, जिस गाड़ी में गोलीबारी की गई, जिसमें 4 राउंड गोलियां चलाई, उस गाड़ी को छोड़कर वो वहां से निकले हैं। वहां से वो निकले हैं उस गाड़ी को छोड़कर। ये तस्वीर सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई उस गाड़ी को छोड़कर वहां से असदुद्दीन ओवैसी दूसरी गाड़ी में बाहर निकले।
इस काफिले पर किस तरह से 5 राउंड फायरिंग हुई है, ये तस्वीरें आप देख रही है। इसी टोल पर किस तरह से फायरिंग हुई, जिसकी तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट की और कहा कि उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग हुई है। छिजारसी टोल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे पहले वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं छिजारसी टोल से, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ। ओवैसी का काफिला जिस पर हमला हुआ और फिर वो वहां से निकले हैं। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि फायरिंग हुई लेकिन उसमें कोई घायल नहीं हुआ है। और किस तरह से यूपी पुलिस का ये बयान आया है कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी और ये बिल्कुल साफ है राकेश त्रिपाठी जी कि ये पूरा दारोमदार अब आप पर होगा, आपकी सरकार पर होगा कि इसमें इस पूरे मामले की जांच की जाए और सच सामने आए कि कौन लोग थे जिनके निशाने पर ओवैसी साहब थे। मैं मानता हूं जिस तरह की घटना की बात कही जा रही है ये अपने आप में बहुत गंभीर है और इस समय जब आदर्श आचार संहिता इस समय उत्तर प्रदेश में लागू है, जब प्रशासन विशेष तौर पर ज्यादा अलर्ट होता है, जगह जगह पुलिस की टीमें लोगों की लगातार छानबीन कर रही होती कि कहीं किसी प्रकार का कोई इलीगल तरीके से कोई शराब लेकर के ना जा सक रहा हो, कहीं कोई पैसे लेकर के ना जा सक रहा हो, कहीं कोई असलहे लेकर के ना जा सकता हो। जब इस समय पूरा पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर होता है और ऐसे समय में अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत चौंकाती भी है और चिंता भी उत्पन्न करने का काम करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक सारे तथ्य सामने निकल करके ना आ जाए कि कौन लोग वांछित थे, किन लोगों ने इस तरह की घटना करने का काम किया है, जब तक कुछ सुराग ना मिल जाए, मुझे लगता है कोई बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी और ये कम से कम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पर किया गया ये कायराना हमला नहीं, उन्होंने कोई राजनीतिक आरोप लगाए भी नहीं है राकेश जी, उन्होंने कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फायरिंग हुई, गोलियां चली और उसके बाद वो गाड़ी बदलकर वहां से निकल गए। तो उन्होंने कोई राजनीतिक आरोप तो अभी तक नहीं लगाए हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं जी, नहीं उन्होंने नहीं, रोहित अग्रवाल जी अभी आपके साथ आपने जब रोहित जी से आपने पूछा तो आरएलडी से रोहित अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है। हाँ। उनको मालूम नहीं है कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो निर्वाचन आयोग ही सुप्रीम पावर होता है। निर्वाचन आयोग के आदेश निर्देश पर ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काम कर रहा होता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जी, और मैं राकेश जी आपके पास आऊं उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, मैं वो एक बार बता दूं कि फायरिंग पर यूपी पुलिस का बयान आया है। हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। यूपी पुलिस कह रही है कि हवाई फायरिंग की गई, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये बयान आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। हवाई फायरिंग की बात सामने आई है और फायरिंग पर यूपी पुलिस का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग की घटना थी और इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान अब सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग की बात सामने आई और फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। हमारे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं। वारिस पठान जी, वारिस जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, यूपी पुलिस का भी बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग की बात सामने आ रही है लेकिन अभी भी तफ्तीश जारी है। वारिस साहब, हवाई फायरिंग की बयान आ रहा है ऐसा आप बोल रहे हो। मैं टीवी मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर बुलेट के निशान है। ये हवाई फायरिंग में हुआ है क्या? किस तरह के बयानबाजी कर रही है वहां पे लोग? देख रहे हैं टीवी, आपके टीवी में आपका चैनल चालू, देखिए गाड़ी का फोटो दिखा रहा है, उसके अंदर गाड़ी के ऊपर बुलेट के निशान। देखिए मैडम, मैं इस वक्त चाहता हूं जिस किसी ने भी इसकी घिनौनी हरकत की है, एक देश का वरिष्ठ नेता जो गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज बन के उभर रहा था, उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी, हम जैसे लोगों का क्या होगा? कल को वारिस पठान भी जाएगा कैंपेनिंग करे तो हमारी सिक्योरिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक नेता, हम तो हमेशा जाते हैं कैंपेनिंग करने। मैं था असद ओवैसी साहब के साथ, पिछले दिनों हम पूरा यूपी में कैंपेनिंग किए। गाड़ी में हम रहते, ड्राइवर होता है, असद साहब बैठे होते हैं, मैं होता हूँ, हम जाते हैं, रस्ते में उतर के हम चाय कहीं पी लेते हैं। तो क्या हम तो बिंदा घूम रहे हैं? अल्लाह है बचाने वाला। मगर इस तरह की हरकत करने वालों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्यों आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार बोली क्राइम रेट कम हो रहा है, क्राइम खत्म हो गया। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिस किसी ने भी इस तरह की घटना की है उसको सख्त से सख्त पहले तो अरेस्ट किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। कौन इसके पीछे, पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए मैडम, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। लेकिन आपके माध्यम से मैं हमारे लोगों तक एक बात प्लीज। वारिस साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इससे इस बात को खारिज नहीं करेगा कि जांच इसकी होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ बयान बता रही हूं और पुलिस का ये बयान है। राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन वारिस साहब, जिस तरह से हमला हुआ और उसके बारे में जो भी डिटेल्स और होंगी वो तो वही लोगों से पता चलेंगी जो ओवैसी साहब के साथ थे। उन्होंने जो प्राथमिक चीज है वो बताई है, ट्वीट करके बताई है। लेकिन इसमें अभी और तफ्तीश होनी बाकी है और जो बाकी वहां पर क्या कुछ हुआ, वो कौन लोग थे।
आपके चैनल पे दिखा रहा है गाड़ी के ऊपर बुलेट के निशान है। जी ओवैसी साहब का ट्वीट आया है। क्या ये सब हथियार वहां पर बिल्कुल है सर, उनसे कौन इनकार कर सकता है? उनसे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। वो क्या हवा में फायरिंग हुई, हवा में से गोली उतर के उनसे नीचे कोई आई, इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ बयान बता रही थी पुलिस का। बयान का खंडन करो ऐसे बयानों का जो इस तरह के बेबुनियाद बयान कर रहे कि हवा में फायरिंग किया, गाड़ी के ऊपर बुलेट लगा हुआ है। मैडम चलिए, इस वक्त हमारा दिमाग ठिकाने नहीं है, बाद में बात करेंगे मैडम। बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी जी को लीजिए, राकेश त्रिपाठी जी को लीजिए। वारिस पठान कह रहे हैं कि इस तरह के बयान का खंडन होना चाहिए। क्या नजर नहीं आ रहा है तस्वीरें जो दिखा रहे हैं गाड़ी? राकेश त्रिपाठी जी जरा जवाब देना चाहेंगे आप? वारिस पठान कह रहे हैं कि तस्वीरें साफ दिख रही हैं, गाड़ी में बुलेट है, और आप कह रहे हैं हवाई फायरिंग है, पुलिस का बयान आ रहा है। राकेश जी नहीं, देखिए ये बयान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये बयान उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है। ये बयान अभी प्रशासन में किसने दिया है और किन तथ्यों के आधार पर दिया है, जिसने दिया है उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि चूंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो निर्वाचन आयोग ही पूरे प्रशासनिक मशीनरी को उस समय हैंडल कर रहा होता है। और मैं इस बात को लिए मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग स्वयं ट्रेवल कर रहे हैं जगह जगह, और जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जगह जगह गाड़ियों को रोक करके चेकिंग कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में सड़कों पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, जगह जगह चेकिंग हो रही है, ऐसे समय में इस तरह की घटना का कारित हो जाना अपने आप में बहुत आश्चर्य उत्पन्न करता है। मैंने इसीलिए कहा कि यह घटना चौंकाने वाली है, आक्रोश में डालने वाली है। इस पूरी घटना की विस्तृत और जांच होने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना कारित करने का काम किया है। लेकिन जब तक कुछ रिजल्ट्स ना आ जाए, बहुत जल्दी ही टिप्पणी करना, मैं मानता हूं ये बहुत अपरिपक्वता होगी। हमको रुक करके इंतजार करना चाहिए। वारिस पठान जी, मैं एक बार सिर्फ ये बोलूंगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन योगी आदित्यनाथ जी की मैं सरकार वारिस पठान जी से ये कह रही हूँ क्योंकि आप, हाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वारिस पठान जी की प्राथमिक जांच है। जैसा ओवैसी साहब ने तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने तस्वीर डाली है कि ये हमला हुआ, उस पर जो पुलिस का बयान आया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसमें मामले में तफ्तीश और होगी, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तो तफ्तीश होनी बाकी है। अभी ये पूरा ड्यू प्रोसेस है। जो शुरुआती बयान वो ये कह रहा है कि हवाई फायरिंग हुई और उसके अंदर किस तरह से गोलियां चल गई, ये छर्रे चल गए, क्या इस तरह की चीज भी मुमकिन है या फिर आप इसे खारिज करते हैं? वारिस पठान साहब, जितेंद्र जी जो बात अभी रोहित अग्रवाल कह रहे थे, जिस बात का खंडन राकेश त्रिपाठी कर रहे हैं, इस पूरे मामले की अभी तो शुरुआती जांच है, उसमें राजनीतिक साजिश का एंगल डाल देना शुरुआत में आपको नहीं लगता बहुत जल्दबाजी है? नहीं, देखिए मैं अभी देर से अभी जुड़ पाया हूँ आपके साथ। किसने क्या कहा मैं उसको सुन नहीं पाया हूँ। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, जो आप मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही थी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें हर आदमी अपना पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। हमारी किसी से भी लाख मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन इस तरह की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है। हम अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी घटना की निंदा करते हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वो बड़े महफूज हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है और वो बच गए हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे चुनाव में अपनी विचारधारा को लेके आगे जाएं। लेकिन एक बयान अभी मैंने देखा कि पुलिस का बयान ये आया है कि ये हवाई फायरिंग है। बिल्कुल, जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी, आपने अभी दिखाया कि गाड़ी में गोलियों के। जितेंद्र जी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कौन सी हवाई फायरिंग होती है जो गाड़ियों में बुलेट लगी हुई है और हवाई फायरिंग बता रहे हैं? ये मेरे मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मेरे समझ में आ नहीं रहा है ये कैसी हवाई फायरिंग है। ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, जितेंद्र जी उस पर स्पष्टीकरण तो पुलिस देगी, उस पर स्पष्टीकरण पुलिस देगी कि किस तरह से वो हवाई फायरिंग कह रही है। अभी जो हमारे पास शुरुआती खबर आई वो ये कि हवाई फायरिंग की घटना वहां पर हुई। अब इसको लेकर स्पष्टीकरण जाहिर है क्योंकि बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, उनके काफिले पर हमला होना है और उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट किया, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण पुलिस जारी करेगी और क्या जांच है वो जारी करेगी। लेकिन मैं एक बार रोहित जी के पास चली जाती हूँ क्योंकि आपने कहा आप सुन भी नहीं पाए। लेकिन रोहित जी, मैं आपसे भी वही बात बोलूंगी। राकेश त्रिपाठी जी सीधे कह रहे हैं राजनीतिक साजिश की बात अभी करना सही नहीं है। अभी इस पूरे मामले की जांच तो होने दीजिए। नहीं, देखिए, निरंतर अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त होती रहेगी तो हम क्या उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ओवैसी जी एक बड़े लीडर हैं, सांसद हैं देश के, और अगर प्रदेश के अंदर वो आ रहे हैं तो ये प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है। अभी मैं राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग का सब शासन आ चुका है। अरे भैया, आपकी सरकार चल रही है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्री भी बने हुए हैं, विधायक आपके हैं। 10 मार्च के बाद ये निर्णय होगा कि आपकी सरकार आई कि नहीं है। ये दूसरी चीज, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। आपने प्रदेश को किस स्तर पे लाके रख दिया है कि यहाँ पे क्या किसी और प्रदेश से
सांसद अगर यहाँ पे आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर गोलियां चलेंगी? आपके खुद अगर जैसा कि हमने देखा कि आपके खुद जो कैंडिडेट हैं जो जा रहे थे वहां पे पर्चा भरने के लिए और उनके ऊपर ब्लेड से हमला होता है, आपके खुद मथुरा के जो कैंडिडेट हैं उनका जो प्रतिनिधि है उसका मर्डर हो जाता है चुनाव के अंदर, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कानून व्यवस्था की कि यहाँ पे कैंडिडेट, विधायक और सांसद नहीं सुरक्षित हैं? ओवैसी जी एक बड़े लीडर हैं, एक मुस्लिम लीडर हैं वो, और प्रदेश के अंदर अगर वो आ रहे हैं चुनाव लड़ने, बाहर से आए हैं वो भले ही, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं हवाई फायरिंग है, और जबकि हम टीवी के ऊपर साफ साफ देख रहे हैं कि उनकी कार के ऊपर बुलेट के निशान है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो मुझे नहीं लगता इस बात को नकारेंगे राकेश त्रिपाठी जी भी की जिम्मेदारी है वहाँ की पुलिस की, जिम्मेदारी तो नहीं नकार रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा और मुझे लगता है कि ये हर दल पर लागू होता है, क्योंकि हर राज्य में सरकारें अलग अलग हैं। लेकिन क्या ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, जांच के दायरे में है, या फिर अभी से हम राजनीतिक साजिश के आरोप लगाने लग जाए? अवनीजेश जी बोले नहीं अभी बहुत देर से। अवनीजेश जी, राजनीतिक साजिश के आरोप, मुझे लगता है थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए। अभी ये घटना की खबर आई है हमें। सुचरिता जी, आपने मुझे बोलने के लिए कहा नहीं, इसलिए नहीं बहुत बोला। सुचरिता जी, बड़ी साफ सी बात है, रोहित अग्रवाल जी को बता दीजिए कि इस समय समूचा प्रशासन तंत्र चुनाव आयोग के निर्देश पे काम करता है, उन्हीं के नियंत्रण में काम करता है। जहां तक कानून व्यवस्था की हकीकत की बात है, वो कानून व्यवस्था की हकीकत तो ये भी है कि यहाँ पर जो तमाम लोग कह रहे हैं हिंदू गर्दी हो रही थी, वो कानून व्यवस्था की बात थी, जिसने कहा कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, भुस भर देंगे जाटों को। वो कानून व्यवस्था थी क्या? वो कानून व्यवस्था है। इसलिए इसमें बड़ी साफ सी बात है, जिन लोगों को ओवैसी के आने से दिक्कत हो रही है, जिन लोगों जहां पर जो संस्थाएं कह रही हैं कि ओवैसी ना आकर के यहाँ पर लड़े वोट, उनके बात करिए ना कि उन लोगों का क्या भूमिका रही है इसमें। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ने अगर कार पर गोली लगी है तो बड़ी साफ सी बात है, इसमें हवाई फायरिंग की बात नहीं है। प्राथमिक जो रिपोर्ट गई होगी पुलिस प्रशांत कुमार के पास, उसके आधार पर उन्होंने तत्काल बयान दिया होगा, जो नहीं देना चाहिए था जब तक पूरी तफ्तीश ना हो जाए। उनको यही कहना चाहिए था, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट यह गई होगी। लेकिन बड़ी साफ सी बात है कि इस गोलीबारी के आधार पर रोहित जी, आप जो पूरी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, परसेप्शन आप देख लीजिए पूरी जनता का क्या है। हर जनता कहती है कि इस समय कानून व्यवस्था सुधरी है। मैं अगर आपको कहूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कानून व्यवस्था क्या थी, जिसमें खान साहब जो पुलिस वाले थे उनको गोली मार दी गई थी, और कितने पुलिस वालों पे हमला हुआ था, 356 पुलिस वालों पे हमला हुआ था, घटनाएं हुई थी जो असेंबली में खुद अखिलेश यादव ने स्वीकार किया था। ये थी कानून व्यवस्था। इसलिए आप इसका राजनीतिक मत करिए प्लीज, इससे और स्थितियां बिगड़ती हैं। बड़ी साफ सी बात है कि आप इस बात को इस रूप में लीजिए कि प्रशासन और सख्त और नियंत्रण हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो। देखिए ये जब राजनीतिक आरोप लगने लगते हैं जितेंद्र जी, तब यही होता है कि दोनों तरफ से देखिए किस तरह से अब वो हिंदू गर्दी का सवाल उठाएंगे, वो आपके नेताओं पर सवाल उठाएंगे और फिर पूछेंगे कि उनको किस अनियंत्रित क्यों कर रखा है। ये मुझे लगता है नेवर एंडिंग होगा जितेंद्र जी, ये दोनों तरफ से होगा फिर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से जो गाड़ी जिसमें ओवैसी जी सवार थे वो गाड़ी के यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उनके साथ के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा आप दिखाएं उनको कि ये लोग उनके साथ क्या हुआ था वहां पर मौका वारदात में। मैं चाहूंगा आप बताएं। हम तो किठौर से वारदात में, मैं चाहूंगा आप बताएं। हम तो किठौर से जो है जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम करने के बाद सदर साहब जो है वहां से आ रहे थे, तो हम लोग जो है किठौर से कुछ गाड़ी थी हमारी, सिंगल गाड़ी में चलते हैं ना, उनके साथ कोई गार्ड वगैरह भी नहीं थे। तो उनके जो दो साथी थे, एक हमारे एक्स मेयर हैदराबाद माजिद साहब थे उनके साथ में, और एक साथी और थे, दो लोग थे। जब गाड़ी टूल प्लाजा पे आई है तो उन्होंने यहाँ आके हमला किया है, और वो पहले से यहाँ पे ताक लगा के बैठे हुए थे। तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, और ये प्रशासन गुंडे और कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडे और ये जो लोग हैं ये उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, तो योगी जी को इस बात का पता होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि गाड़ी जिस रेंज रोवर पर ओवैसी यहाँ पर सवार थे वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ माजिद हुसैन साहब थे गाड़ी में, सामने ही दो लोग थे, पिस्टल से नौ राउंड फायर किए। 9 राउंड फायरिंग की गई। यहाँ पर क्या वजह, वो यहाँ पर शेर प्लाजा पर पहुंचे, किस तरह से उन पर फायरिंग की गई, किससे
टोल प्लाजा पर पहुंचे, किस तरह से उन पर फायरिंग की गई, किससे वो लोग आए थे? ऐसे ही रुकी है लेफ्ट में, दो लोग ऐसे बैठे थे, दो लोग को हमने देखा, अपनी आंखों से देखा गोली चलाते हुए। ये दोनों लोग पकड़ा गया। किससे वो लोग आए थे? एक लोग दिया है। यहाँ पर हम लोग मीरठ जाकर आ रहे हैं, लोग हैदराबाद से, वो अवैसी साहब के पुलिस वालों ने हम लोग को ऊपर, हमारा अवैसी साहब के साथ रहते, तो हमारा अवैसी साहब का डिस्कवरी गाड़ी सामने था, हमारा गाड़ी फॉर्च्यूनर पीछे था, वो अल्टो 800 कार में आए, वो गाड़ी ने यहाँ पर पार्क किया, दो आदमी, एक व्हाइट जैकेट पर और रेड जैकेट पर, दोनों मिलकर 2 पिस्टल्स लेके वहां पर ठहरे। वो साहब का गाड़ी निकल गया तो 4 फायर किए, वो डोरों पे लगे। उसी के बाद हमारी गाड़ी पे फायर कर रहे, तो हमने एक आदमी को गाड़ी पे चढ़ा दिया, तो वो उसके पैर पे से गाड़ी गया, वो वेपन फेंक चुका है, वो वेपन चुका, तो हम उसका वेपन पकड़ लिया, पकड़ के वेपन पुलिस को हम हैंड ओवर वेपन कर दिया। एक ने उधर अंदर भाग गया, एक ने थाने में सरेंडर हुआ बोल के पुलिस ने बता रही। अभी तो पता नहीं कि और कितने लोग थे। 9 फायर किए, 9 राउंड फायर किए। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किठौर में किया। प्रोग्राम इस कदर था कि लोगों का इतना प्यार और मोहब्बत वैसी साहब को मिल रहा है जो अभी तक किसी भी नेता को नहीं मिला है। ये उसी प्रोग्राम से ये पार्टियां बौखला चुकी हैं और इन्होंने अपने गुंडे लगा दिए हैं कि किसी तरह से जो है इन पे जो है इसको पार्टी के प्रोग्राम हमारे मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो इन लोगों से वो प्रोग्राम झिलने रहे। इसमें सबसे बड़ा सवाल या निशान पुलिस प्रशासन पे उठता है। ये टूल प्लाजा है, यहाँ पे हर वक्त पुलिस रहती है। अच्छा, मैं चाहूंगा आप ये बताएं, क्योंकि हम लोग भी किठौर से उनके साथ ही वापस आ रहे थे, वहां पर यहाँ पर हुआ क्या मौका वारदात पर? सभा भी थी और वो लौटकर वापस जब आ रहे थे तो 3-4 लोगों ने वो गाड़ी में साफ बैठे हुए थे और हमारे यूपी के प्रेसिडेंट शौकत अली साहब के पीछे बैठे थे, हमारे हैदराबाद के अमित शाह ने गाड़ी चला रहे थे, हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, हमारे फॉर्च्यूनर में तो 2 लड़के ने 2 जैकेट पर आकर, तो 2 लड़के ने 2 जैकेट पर आकर वहां पर टूल गेट पर ठहर कर 2 पिस्टल्स लेकर 9 फायर किए। एक 4 फायर साहब के गाड़ी के पास करे, एक और 3 फायर हमारे पे किए। हमने उसको गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया, मैं चढ़ा दे के उसका वेपन खींच लिया हूँ, वेपन खींच कर पुलिस को हैंड ओवर करा। मैं अभी पुलिस ने उसको वेरिफिकेशन कर रही है, आखिर कोई एक को तो पकड़ लिए हम लोग, यहाँ पर हैंड ओवर किए पुलिस। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है, उसी के बाद मालूम होगा, दरियाफ्त कर रही है, उसी के बाद मालूम होगा कि वजह कौन है, कौन सी पार्टी से है, वो कमीना, वो बदमाश न देखना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ के साथी हैं, आपको यहाँ पे बताया ना, हम लोग जिसे पहुंचे 2 लोग भाई धाक लगाए बैठे, बताया ना, हम लोग जिसे पहुंचे 2 लोग धाक लगाए बैठे थे, गोली चलाने लगे। हाथ लगाकर के साथ हुआ, ऐसे नहीं हुआ रही है। अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए है करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सर ये बताइए, अभी फिलहाल ओवैसी साहब कहाँ हैं? ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं। What's happened with the OSC साहब के साथ वैसे तो अपनी कोई बात नहीं, जिसको कुछ नहीं पता वो बोलना मत, वो बाकी कोई लोग मत बोलना। तो बिल्कुल हम इस वक्त इसी लोकेशन पर हैं, ग्राउंड जीरो पर, और ये वो फॉर्च्यूनर है जो रेंज रोवर के बिल्कुल पीछे चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में। इसके ठीक आगे उनकी रेंज रोवर, जिसमें वो बाईं तरफ बैठे हुए थे, ड्राइवर के ठीक बगल किठौर से जब वो निकले और उसके बाद जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं टोल प्लाजा के पास, तब घात लगाकर उन पर फायरिंग की जाती है। ये यहाँ पर जो उनके साथ मौजूद थे उनका बताना था, और उन्होंने कहा कि घात लगाकर 4 से 5 लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और सीधे तौर पर फायरिंग कर देते हैं गाड़ी के ऊपर। 4 फायरिंग जो है वो 4 गोलियां गाड़ी पर लगती हैं, 2 गोली जो है वो गाड़ी की गेट पर लगी हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जब यहां से निकलते हैं वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट के बाद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम सुरक्षित हैं। और लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ यहां पर हुआ। सर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। Issue in the parliament and had demanded security for Mr. Asaduddin Owaisi. The government, the intelligence, everybody knows that he has been on the radar. असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गोलियां चली हुई हैं,
ठीक है, तो मैंने वो देखा, मुझे पता चला, मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो ये पता चला मुझे 4 या 5 गोलियां चली हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितनी गोलियां चली हैं, ठीक है, पर ये बहुत बड़ा वो है कि यूपी प्रशासन का जो भी है, ये बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई नेता यहाँ से निकलता है सिंगल, मैं 2 दिन पहले यहाँ से निकल के गए थे, वो मैंने उनको देखा भी था, 2 दिन पहले यहाँ से निकल के गए थे, मैं टोल पे वर्किंग करता हूँ, 2 दिन पहले निकल के गए थे, मैंने उनको देखा था, बिल्कुल विदाउट सिक्योरिटी, बिना किसी उसकी वो गए हुए थे। पर आज अगर वो आ रहे थे, आप लोग भाई साहब मौका वारदात पर थे? भाई साहब आप लोग मौका वारदात पर थे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था। अभी अब चेयरमैन सवारी में बैठ देंगे जी। अच्छा, तो बिल्कुल ये वो तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर पूरी चाक चौबंद है। और क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मेरठ शहर पहुंचते हैं, मेरठ शहर में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मेरठ शहर में डोर टू डोर कैंपेन के बाद किठौर जाते हैं, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, और किठौर के बाद जब वो दिल्ली लौट रहे होते हैं तब टोल पर जैसे पहुंचते हैं, टोल उनकी गाड़ी जैसे पार करती है कि तभी 3 से 4 लोग जो पहले से घात लगाकर यहाँ पर बैठे हैं वो गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं। रेंज रोवर में वो सवार रहते हैं, ड्राइवर के ठीक बगल, क्योंकि हमने किठौर में जब असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की तब उनका ये कहना था, चुनाव को लेकर तमाम तरह की उन्होंने बातें कही बिल्कुल। और गाड़ी जो है वो यहां से जा चुकी है, लेकिन फॉर्च्यूनर जो उनके काफिले में 2 फॉर्च्यूनर थी, वो 2 फॉर्च्यूनर खड़ी है। उज्जवल मैं चाहूंगा आप दिखाएं, ये वही 2 फॉर्च्यूनर हैं जो इनके काफिले में मौजूद थी असदुद्दीन ओवैसी के। जिस रेंज रोवर में असदुद्दीन ओवैसी सवार थे वो फिलहाल यहां से जा चुकी है। आपको बता दें कि ये वो 2 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर जिनमें असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक सवार थे इस काफिले में। और किठौर से जब वो इस टोल को पार करते हैं, टोल को पार करते ही जो लोग घात लगाकर बैठे थे वो सीधे तौर पर हमला कर देते हैं। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी के कुछ समर्थक हैं, उनसे हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या हुआ था वहां पर, यहां पर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरह से हमला किया गया है। ये मक्कार लोग थे, क्या किया जाए। क्या हुआ टोल पर जब आप लोग टोल क्रॉस करके यहाँ पर आगे बढ़े, किस तरह से हमला हुआ, क्या सोची समझी साजिश के तहत? अभी सर ये तो यही लोग बताएंगे क्या था क्या नहीं, लेकिन हम लोग आ रहे थे जैसे नॉर्मल चलते हैं, ऐसे चलते हैं, साहब के साथ सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। तो आगे जैसे टोल प्लाजे पे पहुंचे, 2 लोग घात लगाए बैठे थे लेफ्ट में, ये दोनों लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, हम लोग पीछे थे तो दोनों भाग गए। अच्छा, फायर किससे की गई ये जान मिला आपको? तो अभी एक मिली पिस्टल, यहाँ मिली थी ना, पुलिस पिस्टल थी। हाँ, पुलिस वालों ने लिया है। अच्छा, किसी को गिरफ्तार भी किया गया है मौका वारदात से? सुन रहे हैं, अभी मालूम नहीं है हमें। अच्छा, सुन रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन मैं चाहूंगा आप ये बताएं, क्योंकि जो पिस्टल पकड़ी गई है वो पिस्टल पुलिस ने हिरासत में ले ली आपने? भाई लोगों ने बताया है, मैं गया नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। जी। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप उनके काफिले में उनके साथ थे, जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं काफिले के साथ, तो क्या पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि बताया जा रहा है 4 लोग थे, आपका ये कहना है 2 लोग थे? नहीं, मैंने 2 लोगों को यहाँ गोली चलाते हुए अपनी आंखों से देखा हूँ, 2 लोग कर रहे थे। अब इसके पीछे कितने लोग थे भाई, ये तो यही बताएंगे। पुलिस का ब्रीफ आया है, पुलिस का कहना है कि हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन गोली जो है वो हाँ बिल्कुल उसी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि गोलियां जो है वो गाड़ी के शीशे पर लगी हुई है, दरवाजे पर लगी। शीशे पे नहीं, दरवाजे पे लगी है, वैसे सामने अपने अकाउंट से डाला है, आप देख लीजिए इसको खुद ही, ये तो सामने है गाड़ी में, ऐसा तो है नहीं कि कोई सही कर देगा, अभी जाके देख लीजिए दिल्ली में। यहाँ तो बिल्कुल ये वो 2 फॉर्च्यूनर हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में मौजूद थी। इसके ठीक आगे असदुद्दीन ओवैसी की रेंज रोवर थी जिसमें वो सवार थे, और जब वो यहाँ पर टोल पर पहुंचते हैं, टोल जैसे ही क्रॉस करते हैं कि तभी कुछ घात जो लोग लगाए थे वो इन पर सीधे तौर पर हमला कर देते हैं। टोल कर्मचारियों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर यहाँ वैभव वहां पर जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम कड़ी होगी उस पूरी जांच में, क्योंकि अभी हमने देखा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया है, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश में जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी थे वैभव, वो क्या कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, वो बयान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शियों का यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया जाता है, प्लानिंग के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग फायरिंग कर रहे हैं तो उनमें से एक शख्स पकड़ा गया है। हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पकड़ा गया है, अगर कोई पकड़ा गया है तो आखिर वो कौन है, क्या अभी तक उन्होंने राज खोले हैं, किस मकसद से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के घर से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु के पास जाते हैं। हिमांशु, ओवैसी साहब ने खुद जी
मेरे ख्याल से हम वहाँ से किशोर से बिल्कुल 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 सुचरिता, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो मीडिया से अभी मुखातिब हुए हैं और हम लोग भी 1 मिनट में। और सर इस दौरान जब आप ये निकले आगे तो इस दौरान पीछे आपने पुलिस को इत्तला की तुरंत कि भाई इस तरह का हुआ? नहीं, मैं उस वक्त सबकी राय ये थी कि आप पहले जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि अगर कोई रेकी कर रहा है तो शायद कोई फॉलो भी कर सकता है, तो इसीलिए हम पहले निकले। और अभी हमारे एडिशनल एसपी क्या बताया सर उन्होंने, किस तरह का वेपन था? मैं वेपन के बारे में तो मुझे नहीं पूछा हूँ। बोले कि वेपन मिल गया, एक शूटर भी मिला है और एक जो LH शूटर है वो मिला है। बोले है वो पूरी तहकीकात करें। किस पर शक है सर आपको इस टाइम पे, जबकि सब सिक्योरिटी देखिए, आप भी कर रहे हैं प्रचार? मुझे नहीं मालूम कौन है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। और ये तो अब ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का काम है कि वो इसकी तहकीकात करें, मालूम करें कौन है लोग और इंडिपेंडेंट जांच करें, इसमें कोई तरफदारी ना हो। क्योंकि अगर एक सिटिंग MP के ऊपर, टोल गेट के ऊपर इस तरह का हमला होगा और वो भी चुनाव के दरमियान में, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसका बगल में ही इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है, आप पे घर जाएंगे सर आप इस बात को लेकर? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, क्योंकि ये अब और ये चैलेंज है मोदी और योगी सरकार के लिए कि वो इसकी सही तहकीकात करे। संसद का सत्र भी चल रहा है, इस दौरान इस पर भी उठाएंगे सर बात? अभी तो देखिए क्या होता है। चलिए सर ये बताइए सर एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ? सर एग्जैक्टली क्या? लाइन से आ जाओ ना, 1 मिनट हो जाने दो। अंदर ले लेंगे। सर आपके साथ हमला हुआ, आपने ट्वीट किया, क्या कुछ आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, तो राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से।